हाय गाइस, वेलकम टू मेडिको नर्ड्स। आज का हमारा टॉपिक है शॉक। शॉक क्या होता है? एक इमरजेंसी क्लिनिकल कंडीशन है जिसमें ब्लड ऑर्गन्स तक ना पहुंचने की वजह से ऑर्गन्स डैमेज हो सकता है। उसको हम कहते हैं शॉक। ये शॉक कारण के हिसाब से 4 टाइप का शॉक होता है। जैसे हम देखें पहले हाइपोवोलेमिक शॉक, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक। ये 4 टाइप का है। पहले देखते हैं हाइपोवोलेमिक शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक क्या होता है? ब्लड कम हो गए, किस कारण की वॉल्यूम कम हो गया, ब्लड की वॉल्यूम कम होने के कारण से ब्लड पहुंच नहीं रहा है ऑर्गन्स तक। ये ब्लड कम होने की 2 कारण हो सकता है। जैसे कि ब्लड लॉस हो सकता है, जैसे कि बहुत वाटर डिहाइड्रेशन की वजह से भी हो सकता है। और ये डिहाइड्रेशन का कारण क्या हो सकता है? जैसे कि जीआईटी का कारण लिया तो वॉमिटिंग हो गया, या तो डायरिया ज़्यादा देर से डायरिया हो रहा है, तो इन दोनों की कंडीशंस में डिहाइड्रेट हो जाएगा और पानी नहीं होने के कारण से वॉल्यूम कम हो जाएगा ब्लड। और दूसरा है पानी की रिमूवल का स्किन लॉस, जैसे कि फीवर है, ज़्यादा फीवर है और ज़्यादा स्वेटिंग है और बर्न्स के टाइम में ज़्यादा लॉस हो जाता है। फिर आता है रीनल में क्या होता है? ज़्यादा तरह की डायूरेटिक्स, जैसे कि हाइपरटेंशन की दवाई जो भी लेते हैं ना डायूरेटिक्स में, वो कभी डायूरेटिक्स का मिसयूज़ हो गया, मतलब ज़्यादा ले लिया, या प्रिस्क्रिप्शन में थोड़ी गलत आया, या लेने में जितना बोला उतने से ज़्यादा लिया, इन कारण की वजह से हमारी बॉडी में वॉल्यूम कम हो जाएगा। और दूसरा कारण है ब्लड लॉस। ब्लड लॉस कब हो सकता है? एक जीआई ब्लीड हो सकता है, जैसे कि मेलेना, हेमोक्रेजिया, या तो एपिस्टैक्सिस हो सकता है, नोज ब्लीड, या तो यूट्राइन ब्लीडिंग मेंसेस के टाइम में ज़्यादा में एंडोमेट्रियम की कोई प्रॉब्लम हो, पीसीओएस का प्रॉब्लम हो, या तो कभी कुछ भी प्रॉब्लम हो, यूट्राइन ब्लीड ज़्यादा होने की वजह से भी ब्लड लॉस हो सकता है। फिर ट्रिबुलर रप्चर, जैसे हमको पता है इन कारण की वजह से क्या होता है, इधर वॉल्यूम कम हो गया। ये वॉल्यूम कम होने की वजह से हमारी वीनस रिटर्न जो हार्ट को जाना चाहिए वो कम हो जाएगा। जैसे वीनस रिटर्न कम हो गया, हार्ट का स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा, उसके साथ साथ कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। जैसे हमको पता है बीपी इज इक्वल्स टू कार्डियक आउटपुट इनटू एसवीआर। सो कार्डियक आउटपुट जैसे कम हो गया तो बीपी भी कम हो जाएगा। बीपी इज इक्वल्स टू कार्डियक आउटपुट एसवीआर, सिस्टमिक वैस्कुलर रेसिस्टेंस। तो जैसे कि कार्डियक आउटपुट कम हो गया तो उसके साथ साथ क्या कम हो जाएगा? बीपी। तो बीपी कम हो गया तो परफ्यूजन कम हो गया, ऑर्गन्स का परफ्यूजन कम हो गया तो क्या हो सकता है? ऑर्गन माल परफ्यूजन। जैसे कि सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, लिवर, किडनी, ब्रेन, हार्ट, कुछ भी हो वो सब फेल हो जाएगा। तो ऑर्गन फेलियर हमको देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट टाइप आता है ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में क्या होता है? ये ना ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक का भी 2 कारण हो सकता है। एक है प्रीलोड बहुत ही कम हो गया। प्रीलोड बहुत कम हो गया तो पहले जैसे देखा, प्रीलोड आते जो ऑर्गन को आना चाहिए, हार्ट को, वो आ नहीं रहा है, तो क्या हो जाएगा? स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा। स्ट्रोक वॉल्यूम जैसे कम हो गया, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। फिर मेन आर्टेरियल प्रेशर कम हो जाएगा। फिर इसके साथ साथ ऑर्गन माल परफ्यूजन हो जाएगा। जैसे कि बीपी कम हो जाएगा, बीपी की वजह से मेन आर्टेरियल प्रेशर कम हो गया, मेन आर्टेरियल प्रेशर कम हो गया है तो ऑर्गन माल परफ्यूजन हो जाएगा। इसके साथ साथ एक प्रीलोड जो आ रहा है वो कम हो गया। और दूसरा कंडीशन है आफ्टर लोड बढ़ गया। आफ्टर लोड क्या होता है? जितना प्रेशर हमको बाहर निकालने के लिए चाहिए वो प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब कोई भी कंडीशन की वजह से ना हार्ट को बहुत ज़ोर से दम लगाना पड़ रहा है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं आफ्टर लोड ज़्यादा हो गया। तो आफ्टर लोड भी ज़्यादा हो गया तो इतना प्रेशर हार्ट नहीं दे पाएगी, तो उसके साथ साथ स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा, फिर कार्डियक आउटपुट, फिर एमएपी, फिर ऑर्गन माल परफ्यूजन हो जाएगा। पर हम कॉजेज़ देखते हैं जिसके कारण से प्रीलोड कम हो रहा है या आफ्टर लोड ज़्यादा हो रहा है। एक प्रीलोड का कम होने की कॉजेज़ क्या हो सकता है? टेंशन,
न्यूमोथोरैक्स, टेंशन न्यूमोथोरैक्स में क्या होता है, ये जो हार्ट है ना, तो लंग्स की न्यूमोथोरैक्स की टेंशन की वजह से ना उसको कंप्रेस कर देता है हार्ट को कंप्रेस करने की वजह से वो प्रीलोड बाहर से आना चाहिए, वो आ नहीं रहा है क्योंकि कंप्रेस हो गया हार्ट। और दूसरा होता है कार्डियक टैम्पोनेट, हम ना पेरिकार्डियल डिसीजेस में एक्सप्लेन कर चुके हैं डिटेल में कार्डियक टैम्पोनेट क्यों होता है, कैसे होता है, उसमें भी यही होता है कि कॉजेज़ वगैरह हमने उधर डिस्कस किया, अब मैं बोल रही हूँ इसकी वजह से भी हमको ये क्या होता है, सेप्टल शिफ्ट हो जाता है, राइट वेंट्रिकुलर की प्रेशर होने की वजह से जो सेप्टम है ना, तो लेफ़्ट वेंट्रिकुलर की तरह चले जाता है, तो ये सेप्टल शिफ्ट की वजह से भी वो लेफ़्ट वेंट्रिकुलर कम हो जाएगा, उसके वजह से हमको स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा। फिर दूसरा है आफ्टरलूड बढ़ जाएगा। आफ्टरलूड किस चीज़ में बढ़ जाएगा, पल्मनरी एम्बोलिज्म, जो भी पल्मनरी एम्बोलिज्म है वो उधर एम्बोलिज्म हो गया है, तो उसको बाहर पुश करने के लिए ज़्यादा चाहिए, मतलब प्रेशर देना पड़ेगा, तो प्रेशर नहीं मिल रहा है, तो आफ्टरलोड ज़्यादा हो गया है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा, फिर कार्डियक आउटपुट, एमईपी और ऑर्गन मालपर्फ्यूजन। फिर तीसरा टाइप है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में क्या होता है, क्यों होता है, वो बाद में, पहले ये है कि क्या होता है, मैसिव वैसोडाइलेशन, जो भी हार्ट के अलावा जो भी आर्टेरियर, ये समझो हार्ट है, तो ये पूरा सर्कुलर सिस्टम है ना, वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या हो जाता है कि ये जो आर्टरी और वेन है ना, इतना बड़ा सा बल हो जाता है, डायलेट हो जाता है, तो उसका एसवीआर बहुत कम हो जाता है, क्योंकि वैसोडाइलेशन हो गया तो एसवीआर कम हो गया, एसवीआर बहुत हो गए, कम होने की वजह से क्या हो जाता है, एमईपी कम हो जाता है। जैसे एमईपी कम हो गए फिर ऑर्गन मालपर्फ्यूजन हो जाएगा। पर हम देखते हैं किस कॉजेस की वजह से ये वेजल्स ना इतना डायलेट हो गए। पहले कॉज है एपिनेफ्रिन या नॉरएपिनेफ्रिन। ये क्या नॉर्मली ये एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन क्या करता है कि ये अल्फा-1 रिसेप्टर्स को बाइंड कर देता है, फिर वो बाइंड होने के कारण से वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है। जैसे कि ये कम हो गए एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, तो ये रिसेप्टर से बाइंड नहीं होगा, तो वैसो कंस्ट्रिक्शन नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, वैसो डायलेशन में रह जाएगा। फिर दूसरा है एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन, ये अल्फा-1 रिसेप्टर के साथ साथ बीटा रिसेप्टर्स में भी एक्ट करता है। ये बीटा रिसेप्टर्स वो हार्ट का एसए नोड्स और एवी नोड्स जो होता है ना, हार्ट बीट के लिए जो मेन चीज़ है, वो नोड्स को ना ये एक्टिवेट करता है, फिर हार्ट रेट बढ़ता है। अब ये भी हो गए तो हार्ट रेट कम हो जाएगा। और दूसरा चीज़ ये है मोस्ट कॉमन स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। ये स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से भी हमको एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन कम हो जाएगा, फिर न्यूरोजेनिक शॉक हो जाएगा। फिर दूसरा है सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक में क्या होता है, जो भी बैक्टीरिया हो जाता है ना, बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया जो ब्लड में होता है उसको बोलते हैं हम बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के कारण से क्या होता है, ब्लड प्रेशर, हाइपोटेंशन होगा, इधर हाइपोटेंशन होगा। हाइपोटेंशन के साथ साथ फीवर और इन्फेक्शन ये सब होता है ना, ये सब जैसे कि इम्यूनिटी का बूस्ट हो जाएगा, ये साइटोकाइनेंस को रिलीज़ कर देगा, जो भी बैक्टीरिया हो कुछ भी हो, ये साइटोकाइनेंस को रिलीज़ कर देगा। ये साइटोकाइनेंस क्या करता है, वैसोडाइलेशन, इसकी वजह से हमको हाइपोटेंशन मिलता है, और उसके साथ साथ ये ब्लड बहुत डायलेट हो जाता है, वो दूसरा कारण सेप्टिक। फिर तीसरा कारण देखते हैं एनाफाइलैक्सिस। एनाफाइलैक्सिस में क्या आता है, एलर्जिक रिएक्शन होता है ना, उसको हम बोलते हैं एनाफाइलैक्सिस। ये एनाफाइलैक्सिस में क्या है, इसमें भी साइटोकाइनेंस इंक्रीज हो जाता है, उसके वजह से वैसोडाइलेशन हो जाता है। उसके वजह से हमको जो पहले मैंने पैथोफिजियोलॉजी पढ़ा है, वैसोडाइलेशन के कारण से एसवीआर कम हो जाएगा, उसके साथ साथ मैप और उसके साथ साथ ऑर्गन मालपर्फ्यूजन। गुड। फिर तीसरा टाइप आता है कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक में भी दो तरह की होता है, एक मैकेनिकल, एक एरिथमेजेनिक। पहले देखते हैं मैकेनिकल। उसमें क्या है कि कॉजेस कॉन्ट्रैक्टाइलिटी बहुत कम हो गया, कार्डियक का हार्ट का कॉन्ट्रैक्टाइलिटी जो होना चाहिए वो कम हो गया। ये किस कारण की वजह से होता है, दो कंडीशंस में, एक एमआई मायोकार्डियल इन्फेक्शन की कारण की वजह से हो सकता है, दूसरा है हार्ट फेलियर विथ रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन।
रिड्यूस मतलब कितना, लेस देन 40%, तब बोलता है रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन। इन दो कारण की वजह से कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाएगा। जैसे कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाएगा तो कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। इसके साथ साथ जो भी वैल्वुलर डिसीजेस, हमने वैल्वुलर डिसीजेस पहले वीडियो में मैंने बोला है, तो एक बार वो देख लेना, उसमें आपको पता चल जाएगा। आयोटिक रिगर्जिटेशन और माइट्रल वेव रिगर्जिटेशन, इन कॉन्सेप्ट्स में मैंने ऑलरेडी बोला किस तरह की कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम होगा और क्यों कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। उसमें भी स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा, उसके साथ साथ कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। जैसे कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, मैंने जो बोला पहले, बीपी इक्वल्स टू कार्डियक आउटपुट इनटू SVR, उसके हिसाब से बीपी कम होगा। बीपी कम हो गया तो मीन आर्टेरियल प्रेशर कम हो जाएगा, उसके साथ साथ ऑर्गन माल परफ्यूजन हो जाएगा। यह है मैकेनिकल में। दूसरा है एरिथमोजेनिक। एरिथमोजेनिक में क्या होता है, हार्ट रेट बहुत ही बढ़ जाता है। हार्ट रेट बहुत बढ़ने की वजह से क्या होता है, हार्ट रेट कारण क्या हो सकता है कि VT, VF, AF, SVA कुछ भी हो सकता है। इन कारण की वजह से हार्ट रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके साथ साथ क्या हो जाएगा, ब्लड बहुत कम हो जाएगा, जो हार्ट के अंदर आएगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसे हार्ट बीट हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो रेस्ट ही नहीं है तो डायलेट होके फील हो जाए ब्लड हार्ट के अंदर। ब्लड आ ही नहीं रहे, जितना आ रहा है उससे पहले ही हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ब्लड इनकमिंग ही नहीं होगा हार्ट में। तो जैसे बहुत हार्ट रेट बढ़ गया है तो इनकम कम हो जाएगा, तो आउटगो भी कम हो जाएगा। फिर एक ये भी होता है एरिथमोजेनिक में, ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। अगर ज़्यादा हुआ तो ये होगा, अगर कम हो गया तो जैसे कि AV ब्लॉक, अगर ये कम या ज़्यादा कुछ भी हो, ब्लड नहीं पहुंच पा रहे हैं इधर, हार्ट रेट जैसे कम हो तो ब्लड बाहर नहीं जा पा रहा है, इन दोनों की कंडीशन में स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा और कार्डियक आउटपुट MAP और ऑर्गन माल परफ्यूजन। और एक मेन चीज़ है, हमको ये तीनों जो भी छार है ना, हाँ मैंने मिस कर दिया, छार है, 4 टाइप्स मैंने बोला ना, हाइपोवोलेमिक और कार्डियोजेनिक, ये लास्ट वाला, और पहले हमने जो डिस्कस किया वो है डिस्ट्रीब्यूटिव और ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, ये 2 और वो 2। तो हम इन चारों में ना एक चीज़ इतना क्लियरली दिख जाएगा, इन चारों में क्या हो रहा है, CO कार्डियक आउटपुट ये कम होने के कारण से मैप कम हो रहा है, BP कम हो रहा है। पर एक ही जो ऐसा है टाइप जिसमें कार्डियक आउटपुट नहीं कारण, जो कारण है वो SVR। ये ओनली डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में ना हमको कार्डियक आउटपुट नहीं, SVR बहुत कम देखने को मिलेगा। जैसे SVR कम होगा उसके लिए SVR कम होगा, इसके लिए BP कम होगा, पर ये SVR के लिए BP कम होगा तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। नॉर्मल इन बाकी तीनों में क्या हो रहा है, कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है तो BP कम हो रहा है, ये 2 कम होने की वजह से SVR बढ़ रहा है। पर इसमें क्या हो रहा है, SVR कम होने की वजह से BP कम हो रहा है और कार्डियक आउटपुट बढ़ रहा है कॉम्पनसेट करने के लिए। तो ये एक ही इसमें है जिसमें कार्डियक आउटपुट ज़्यादा है, बाकी 3 कंडीशंस में कार्डियक आउटपुट कम है। हम बहुत इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ये आपको ना डायग्नोस करने में बहुत ही आसान हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करने के लिए कौन सा टाइप है। तो फिर हम देखते हैं कॉम्प्लिकेशंस क्या है सब में। माल परफ्यूजन में क्या हो रहा है, मल्टी सिस्टमिक ऑर्गन फेलियर। अब देखते हैं कौन सा ऑर्गन कैसे फेल होगा। हमने जैसे अभी डिफ्रेंशिएट किया ना मैंने कार्डियक आउटपुट और SVR का, पहले देखते हैं बाकी तीनों कंडीशंस में क्या हो रहा है। कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है, इसके वजह से मैप बढ़ रहा है, BP बढ़ रहा है। तो ना अब देखते हैं इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। जैसे अभी कार्डियक आउटपुट कम हो गया मतलब BP कम हो जाएगा कार्डियक आउटपुट के साथ, पर क्या ज़्यादा होगा, कॉम्पनसेट करने के लिए SVR ज़्यादा हो जाएगा। ये SVR ना ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, वैसो कंस्ट्रिक्शन हो जाता है। वैसो कंस्ट्रिक्शन की वजह से क्या होता है, ब्लड फ्लो जो मेनली ना पेरिफेरल में जो ब्लड फ्लो जाना चाहिए वो ये कंस्ट्रिक्शन की वजह से बहुत ही कम जाता है। तो ये जैसे कि ब्लड फ्लो जाना कम हो गया तो क्या होगा, एक्सट्रीमिटीज़ जो ब्लड नहीं जा रहा है इसके वजह से कोल्ड हो जाएगा, पेल हो जाएगा
और मॉटलिंग ऑफ एक्सट्रीमिटीज़ देखने को मिलेगा। ये सिम्टम्स हम देखते हैं SVR बढ़ने की वजह से। फिर दूसरा है कार्डियक आउटपुट कम होने की वजह से क्या होता है, कार्डियक आउटपुट ना कम होता है, उसका एक फॉर्मूला है, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल्स टू हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम। ये स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट और कार्डियक आउटपुट का रिलेशन है। तो इधर क्या हो रहा है, कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है, उसको कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है, उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए हार्ट रेट बढ़ेगा। हार्ट रेट बढ़ेगा तो बाकी सब तीन में ना ये जो कार्डियोजेनिक और हाइपोवोलेमिक जो भी है वो बढ़ेगा, पर एक में जिसमें हम एक ट्रैकीकार्डिया का ये एरिथमोजेनिक टाइप का एक बहुत ही AV ब्लॉक देखा ना, उसमें तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि AV ब्लॉक के कारण से ये टैकीकार्डिया नहीं हो पाएगा। तो एक्सेप्ट AV ब्लॉक बाकी सब में रिफ्लेक्स में हमको टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि वो कार्डियक आउटपुट को कॉम्पेंसेट करने के लिए सोचेगा। तो टैकीकार्डिया, एक्सट्रीमिटीज़ कोल्ड, पेल और मॉटलिंग ऑफ एक्सट्रीमिटीज़ देखने को मिलेगा, मेनली ये कार्डियक आउटपुट कम होने की। दूसरा है SVR कम हो रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव में। इसमें क्या है, वही रिलेशन, ब्लड प्रेशर इज इक्वल्स टू कार्डियक आउटपुट इंटू SVR। जैसे कि SVR कम हो गया तो कार्डियक आउटपुट BP भी कम हो जाएगा, तो उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। जैसे कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया होगा इधर भी, पर एक्सेप्ट न्यूरोजेनिक तीन है ना हमको, एनाफाइलैक्टिक, न्यूरोजेनिक, सेप्टिक। हाँ, न्यूरोजेनिक में नहीं होगा ये। और ये SVR कम होने के कारण से बहुत ही डायलेट हो जाएगा वेजल्स। तो डायलेट होने की वजह से क्या देखने को मिलता है, हम इधर कंप्रेस हो गए तो कोल्ड, इधर डायलेट हो गए तो वार्म, इधर पेल दिखता है, इधर पिंक रेडिश दिखता है, नॉट पेल, इधर मॉटलिंग दिखता है, इधर मॉटलिंग नहीं दिखता है हमको। बस ये है डिफरेंस। फिर देखते हैं जो भी कंडीशन हो उसमें ऑर्गन माल फंक्शन होगा, परफ्यूजन की वजह से फेलियर या फंक्शन बोल सकता है। तो कोई भी हो, जैसे देखते हैं कि पहले टिश्यूज़ ऑक्सीजन ना मिलने के कारण से वो एरोबिक रेस्पिरेशन को छोड़ के एनारोबिक रेस्पिरेशन चालू कर देगा। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन का आउटपुट क्या होता है, लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड ज़्यादा होने की वजह से, एसिड है ना, तो pH को कम कर देगा। जैसे pH को कम कर देगा, उसको हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो इधर मेटाबॉलिक एसिडोसिस को कंपेंसेट करने के लिए रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा। और दूसरा है ब्रेन में क्या होता है, एन्सेफेलोपैथी। फिर तीसरा है कोरोनरी, हार्ट का देखे तो एनस्टेमी हो जाएगा। जब एनस्टेमी हो जाएगा, हमको क्या देखने को मिलता है, ट्रोपोनिन इंक्रीज हो जाएगा, उसके साथ साथ चेस्ट पेन, एंजाइना आएगा। ECG में देखा तो ST डिप्रेशन और T वेव इन्वर्जन देखने को मिलेगा। और तीसरा है GIT, और GIT में क्या हो जाएगा, एक्यूट मिसेंट्रिक इस्चेमिया हो जाएगा, उसके साथ साथ एब्डोमेन पेन। और किडनी में क्या है, एक्यूट किडनी इंजरी। इसमें क्या देखने को मिलता है, यूरिन कम हो जाएगा और क्रिएटिनिन की लेवल बढ़ जाएगा। और तीसरा लास्ट वाला है लिवर में भी क्या होता है, ब्लड ना जाने के कारण से इस्चेमिक हेपेटाइटिस हो जाएगा, हमको ज़्यादा तरह की लिवर फंक्शन टेस्ट जो हो है वो बहुत इंक्रीज हो जाएगा। फिर देखते हैं डायग्नोस करने के लिए पहले देखते हैं हम शॉक इंडेक्स क्या होता है, हार्ट रेट पर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ये कैलकुलेट करता है। वो कैलकुलेट करने के बाद अगर ये शॉक इंडेक्स जो है वो ग्रेटर देन 1 आया तो हम कंसिडर कर सकते ये शॉक है। फिर दूसरा है वो जो एनारोबिक टिश्यू का जो रेस्पिरेशन हो रहा है उसके वजह से लैक्टेट बढ़ता है, मैंने बोला ना, तो लैक्टेट का कंटेंट देख सकते हैं, वो भी बढ़ गया है तो हम बोल सकते हैं शॉक। फिर तीसरा है कॉम्प्लिकेशंस और सिम्टम्स, जो भी हमको ये एनस्टेमी, एन्सेफेलोपैथी, यूरिन कम होना, क्रिएटिनिन ज़्यादा होना, एब्डोमेन पेन, उसके साथ साथ मेसेंट्रिक इस्चेमिया और इस्चेमिक हेपेटाइटिस या मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ये एक्सट्रीमिटीज़ का कोल्डनेस वगैरह और जो भी टैकीकार्डिया वगैरह, उसके साथ साथ कॉम्प्लिकेशंस हम टैली कर सकते हैं और डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, हम शॉक को डायग्नोस कर सकते हैं।
फिर लास्ट आता है स्वैन गैस कैथेटर टू नो विच टाइप ऑफ शॉक। ये चारों शॉक में कौन सा शॉक आए ये जानने के लिए हमको स्वैन गैस कैथेटर यूज़ कर सकते। ये कैथेटर ना जुगुलर वेन के थ्रू जाएगा और राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी वेन्स एंड आर्टरीज ये सब में जाएगा। फिर पल्मोनरी आर्टरी में जाके वो डायलेट होगा, बैलून फॉर्म होगा, तब हम प्रेशर चेक करते हैं। तो हम जो चेक करते हैं ना उसके साथ साथ तो वो चेक करने के बाद हमको कैसे पता चले कौन सा टाइप है देखते हैं। पहले ये क्या क्या मेजरमेंट्स है, CVP, PCWP, कार्डियक इंडेक्स, SVR, SVO2। तो पहले है हाइपोवोलेमिक। हाइपोवोलेमिक ये सेंट्रल वेनस प्रेशर कैसे बढ़ेगा, हाइपोवोलेमिक में कम हो जाएगा क्योंकि सेंट्रल वेनस में ब्लड है नहीं, कम होगा तो सेंट्रल वेनस प्रेशर कम है और पल्मोनरी का प्रेशर भी कम है, वेज प्रेशर, तो कार्डियक आउटपुट भी कम है, कार्डियक इंडेक्स। और क्या है हाइपोवोलेमिक में ये कॉम्पेंसेट करने के लिए जब हमने बोला कार्डियक आउटपुट कम हो गया तो BP कम होगा, तो कॉम्पेंसेट करने के लिए SVR बढ़ेगा और SVO2 भी कम ही होगा क्योंकि सिस्टमिक ऑक्सीजन कम हो जाएगा। फिर दूसरा आता है ऑब्स्ट्रक्टिव। ऑब्स्ट्रक्टिव में क्या होगा, ये CVP ना सेंट्रल वेनस में प्रेशर बढ़ जाएगा क्योंकि ये ऑब्स्ट्रक्टिव हो गया है ना, तो प्रेशर बैक साइड बढ़ेगा तो सेंट्रल वेनस में प्रेशर बढ़ जाएगा। फिर पल्मोनरी में कम हो जाएगा क्योंकि ये ऑब्स्ट्रक्टिव नहीं जा रहा है प्रेशर। और तीसरा है कार्डियक इंडेक्स कम हो जाएगा, आउटपुट इसमें भी SVR बढ़ जाएगा। SVR ये 3 कंडीशन में बढ़ेगा बस डिस्ट्रीब्यूटिव में, तो SVR हम डिफ्रेंशिएट नहीं करता है पर कम हो गया तो हम बोल सकते हैं ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, तो SVR बढ़ेगा और SVO2 कम हो जाएगा। फिर तीसरा है कार्डियोजेनिक। कार्डियोजेनिक में क्या होता है, SVP बढ़ेगा क्योंकि प्रॉब्लम हार्ट में है, सेंट्रल वेनस में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और पल्मोनरी प्रेशर भी बढ़ेगा और कार्डियक इंडेक्स कम हो जाएगा क्योंकि बाहर जा नहीं रहा है ब्लड, और SVR भी बढ़ेगा जैसे हमने डिस्कस किया कॉम्पेंसेट का, SVO2 कम हो जाएगा। पर ये डिस्ट्रीब्यूटिव है जिसमें हमको ऑपोजिट रीडिंग्स देखने को मिलेगा। SVP कम हो जाएगा क्योंकि पूरा वेंट्रिकल वेसल ही डायलेट हो गया है तो प्रेशर कहाँ से आएगा। फिर वेज प्रेशर भी कम ही होगा। फिर कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होगा क्योंकि हार्ट रेट बढ़ेगा ना, टैकीकार्डिया हमने डिस्कस किया, तो इसके लिए हार्ट रेट बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा क्योंकि वॉल्यूम तो है ना, और SVR कम हो जाएगा क्योंकि हाइपर डायलेटेड है, और SVO2 भी बढ़ेगा क्योंकि हाइपर डायलेटेड है। फिर ये टेबल आप लोग एक स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, या तो याद रखना हो तो सिंपल कारण में मैंने बोला है तो आपको याद हो जाएगा आसान से। फिर नेक्स्ट देखते हैं ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में क्या होता है, टाइप के हिसाब से करते हैं। हाइपोवोलेमिक 2 तरह की, फ्लूइड लॉस और ब्लड लॉस। फ्लूइड लॉस है तो IV, ब्लड लॉस है तो ब्लड ट्रांसफ़र। और ऑब्स्ट्रक्टिव में कॉज क्या है, अगर टैम्पोनेट कॉज है तो पेरिकार्डियोसेंटेसिस से कर सकते हैं। न्यूमोथोरैक्स है तो चेस्ट ट्यूब रख के एयर को रिलीज़ कर सकते हैं। फिर PE है तो TPAR एम्बोलेक्टोमी कर सकते हैं। और कार्डियोजेनिक में भी कॉज क्या है, अगर MI है तो कैथ, अगर AR और MR रेगर्जिटेशन है तो वेल रिप्लेसमेंट, अगर ब्रैडिकार्डिया है तो पेसमेकर्स यूज़ कर सकते हैं। अगर एंटीडोट्स लाइक बीटा ब्लॉकर्स या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का ओवरडोज होगा इसकी वजह से हो रहा है तो क्या कर सकते हैं, बीटा ब्लॉकर्स के लिए ग्लूकोनेट और कैल्शियम ब्लॉकर्स के लिए कैल्शियम। और कार्डियो वर्जन देख सकते हैं किस कंडीशंस में, टैकीकार्डिया में। फिर लास्ट आता है डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है, एनाफाइलेक्टिक की वजह से है तो हम एपिनेफ्रिन या उसके बाद एंटीहिस्टामिन्स और स्टेरॉइड्स दे सकते हैं। फिर आता है सेप्टिक के कारण है तो फर्स्ट IV दे देते हैं, उसके साथ साथ एंटीबायोटिक्स और सोर्स का वो सेप्टिक की वजह से किस सोर्स का है वो कंडीशन के हिसाब से कंट्रोल करते हैं। फिर टू इंक्रीज SVR
ये जो एसवीआर कम हो जाएंगे ना इसमें, तो इंक्रीज़ करने के लिए हम वैज़ोप्रेसिन, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, फिनालेफ्रिन ये कर सकते हैं। वो बहुत ही स्क्वीज़ कर देता है वेजल्स को। तो ये हिसाब से हमने शॉक को मैनेज कर सकता है। हमने डिस्कस किया ट्रीटमेंट कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, कौन सी टाइप कैसे डायग्नोस कर सकता है, और टाइप्स क्या है, उसका कॉम्प्लिकेशंस क्या है, पैथोफिजियोलॉजी क्या है, और ये सब डिस्कस किया हमने शॉक का। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, उतना भी क्लियर और टोटल कॉन्सेप्ट नहीं है। शॉक तो एक क्रिटिकल कंडीशन है, तो हमको इमरजेंसी डिपार्टमेंट में बहुत देखने को मिलता है ये शॉक। और न्यूरोजेनिक शॉक वगैरह भी मैंने बहुत केसेस देखा है हमारे आईसीयू इमरजेंसीज में। तो एक बार आप लोग, ये तो पक्का टॉपिक है, आपको समझना पड़ेगा क्योंकि बहुत देखने को मिलता है और क्लिनिकल इमरजेंसी कंडीशन है, इसलिए एक बार ये देख लेना आप। जो भी मिनिमम बेसिक आपको आइडिया आना चाहिए था ना, तो वो आइडिया इस वीडियो में आ जाएगा। अगर एक बार आइडिया आ गया तो एक बार ओपन करके पैथोलॉजी या वही भी बुक में आपको मिल जाएगा, तो एक बार उधर पढ़ लेना, तो पूरा टॉपिक आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो थैंक यू। जो भी कमेंट कर सकता है वो लाइक जो भी चेंजेस चाहिए वो कमेंट कर सकता है, और जो भी डाउट है वो भी कमेंट कर सकता है, और जो नेक्स्ट टॉपिक कुछ भी चाहिए वो भी कमेंट कर सकता है। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।